मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। भारत की आज़ादी के बाद बहुत सारी पॉलिसियाँ बनी, बहुत सारे विद्वानों ने अपने तरीके से व्यू दिए और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बात कही। प्रत्येक प्रांत और क्षेत्रों से अलग अलग अपने अपने व्यू दिए गए, किंतु कोई भी एक मत पर सम्मिट नहीं हो पाए, एकत्रित नहीं हो पाए। तब भारत सरकार ने एक डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और उनको शिक्षा के सभी स्तरों के बारे में अपनी अनुशंसाएं यानी कि प्रवृत्तियां बताने की बात कही। 1968 में इस नीति ने लगभग 17 आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित किया और कहा कि सरकार को इन सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के ऊपर किए जाने वाले व्यय को यथाशीघ्र भारत की राष्ट्रीय आय के लगभग 6% के बराबर लाने का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो सम्मिलित लगभग 17 विषय थे वो इस तरह से हैं। निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, जैसा कि विदित है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई। इस समिति ने भी इस सिफारिश को स्वीकार किया और बताया कि हमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ज़रूरी है। दूसरी बात है अध्यापकों के स्तर तथा वेतन से संबंधित, क्योंकि शिक्षा में शिक्षक का जो स्थान है बड़ा उच्च कोटि का माना जाता है और यदि शिक्षक की जो वित्त संबंधी स्थितियां हैं और वो उनमें कमज़ोर रहे तो वह अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में इस नीति ने अपने व्यू दिए और बताया कि शिक्षकों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जाएं, उनको इतना मिले कि उनका परिवार का भरण पोषण ठीक तरह से चल सके। अध्यापकों को स्वतंत्र अध्ययन करने के लिए साथ साथ में अनुसंधान संबंधी कार्यों को करने के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनको शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो करने का उनको पूर्ण अवसर मिले। अच्छा, इसके बाद जो बात आती है कि शिक्षक ही महत्वपूर्ण है, बाद में बात आती है कि छात्रों की। तो छात्रों में प्रतिभा की खोज करने की वाली बात कही उन्होंने कि छात्रों में उस प्रवीणता का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको छोटी उम्र में ही खोज निकाला जाए तथा उनके विकास के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है शिक्षा के अवसरों का समानीकरण। जैसा भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में भी जस्टिस की बात कही गई है, सभी को समानता की बात कही गई है, तो इस नीति ने भी शिक्षा के क्षेत्र में समानीकरण की बात कही। जैसे शैक्षिक सुविधाओं के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाना चाहिए तथा ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों में शिक्षा की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा है सामाजिक समाकलन तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए समान स्कूल पद्धति, जिसको कॉमन स्कूल सिस्टम कहते हैं, को अपनाया जाना चाहिए। सामान्य स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष बल देने की बात इस समिति में कही गई।
पिछड़े वर्गों तथा विशेष रूप से आदिम जातियों में शिक्षा का विकास करने के लिए तीव्र प्रयास करने के लिए जरूरी है। छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालकों के लिए भी शैक्षिक सुविधाओं का विकास करने की बात कही गई। नेक्स्ट है भाषाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, जिसमें क्षेत्रीय भाषाएं, इन्होंने एक नया सूत्र दिया, त्रिभाषा सूत्र। इसके अलावा हिंदी, संस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में इन्होंने अपनी तरीके से संस्तुतियाँ प्रस्तुत की। जिस तरह से क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिए एक आवश्यक कदम भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का उत्साह के साथ विकास करना है। त्रिभाषा सूत्र की बात, जिसको शुरू से ही सब लोगों ने अपनाया है, इन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी व अंग्रेजी के अलावा किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें किसी दक्षिण भाषा को वरीयता दी जाए तथा अहिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिंदी को रखना चाहिए, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा जाता है इसको। अच्छा, हिंदी के बारे में संविधान के धारा 351 में भी प्रावधान है कि भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी को बनाया जाए। जैसे संस्कृत भाषा की बात करें तो इसमें भारतीय भाषाओं के विकास में संस्कृत के विशेष महत्व तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर पर सांस्कृतिक शिक्षण की सुविधाएं उदारतापूर्वक प्रदान की जाने चाहिए। केवल क्षेत्रीय और हिंदी भाषा से सब कुछ नहीं होगा, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषाएं भी लेनी चाहिए, जिसमें अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विश्व ज्ञान में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में भारत को न केवल विकास को बनाए रखना है, बल्कि अपनी ओर से इसमें सार्थक योगदान भी करना है। इस दृष्टि से अंग्रेजी के अध्ययन को पुष्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट है कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो परस्पर सेवा तथा सहयोग के उपयुक्त कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल तथा समुदाय को एक दूसरे के निकट लाया जाना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना को हम प्रमुखता से स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रमों के साथ कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए। इन कार्यक्रमों में स्वावलंबन, चरित्र निर्माण व सामाजिक संकल्पना की भावना को विकसित करने पर जोर देने की बात कही। विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की गति को बढ़ाने के लिए विज्ञान की शिक्षा तथा अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्कूल व्यवस्था के अंत तक विज्ञान व गणित सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए। नेक्स्ट है कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा। यह एक पहली समिति थी, पहली नीति थी, जिसने प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही। शिक्षार्थियों को तकनीकी शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में उद्योगों से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्र की कृषि, औद्योगिक तथा अन्य तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता की निरंतर समीक्षा होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तकों का उत्पादन। प्रोत्साहन तथा पारिश्रमिक की उदार नीति के द्वारा श्रेष्ठतम लेखकों को आकर्षित करके पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि पुस्तकों का मूल्य इतना कम होना चाहिए कि एक साधारण परिवार का या साधारण हैसियत के छात्र भी इन पुस्तकों को खरीद सकें। नेक्स्ट है परीक्षाएं, जो कि पढ़ाई के दौरान छात्र ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इस बात की जानकारी हमें छात्रों के मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त होती है, जिसमें परीक्षा सुधार का एक प्रमुख ध्येय परीक्षाओं की विश्वसनीयता व वैधता में सुधार करना तथा मूल्यांकन की एक ऐसी सतत प्रक्रिया बनाना चाहिए जिसमें छात्रों को अपने उपलब्धि स्तर को उन्नत करने में सहायता मिले।
नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं तेज़ी से उन क्षेत्रों तथा वर्गों को दी जानी चाहिए जिनको अभी तक यह सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान मोटे तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्था तथा रोजगार के वास्तविक अवसरों के अनुरूप होना चाहिए। यानी माध्यमिक शिक्षा सभी स्तरों के छात्रों के लिए सुलभ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में भी अपने सुझाव दिए। यानी नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर्याप्त सावधानी के अनुसार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमने विश्वविद्यालय के लिए अनुमति दे दी और विश्वविद्यालय खुल जाए। हमने उसके बारे में ना तो जानकारी की कि उसके पास रिसोर्सेस हैं या नहीं हैं और हमने अनुमति उनको दे दी। तो हमें किसी भी विश्वविद्यालय को खोलने से पहले उसके बारे में पर्याप्त सुविधाओं की जानकारी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रशिक्षण व अनुसंधान पर विशेष बल। इस नीति ने शिक्षकों की ट्रेनिंग पर और अनुसंधान पर विशेष बल दिया है। महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या वहाँ की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों व अन्य सुविधाओं तथा कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रम। क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन या कंटिन्यू एजुकेशन सभी को एक समान प्राप्त नहीं हो सकती है, ऐसी स्थिति में पत्राचार पाठ्यक्रम और अंशकालीन शिक्षा की बात भी इस नीति ने कही, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर अंशकालीन शिक्षा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाना चाहिए। यह सुविधा माध्यमिक स्तर के छात्रों, अध्यापकों तथा कृषि, औद्योगिक व अन्य कर्मियों के लिए भी विकसित की जानी चाहिए। अंशकालीन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के द्वारा दी गई शिक्षा को पूर्णकालीन शिक्षा के समकक्ष स्तर दिया जाना चाहिए, जैसा आज की NEP 2020 में इस बात को भी स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। इसमें देख रहे हैं हम कि नवयुवक किसानों की शिक्षा तथा रोजगार के लिए युवा वर्ग के प्रशिक्षण पर विशेष बल देने की बात कही और प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात इन्होंने अच्छी तरह से विकसित करने की बात कही। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए बल्कि उनकी शैक्षिक अभिरुचि को बढ़ाने के लिए यथासंभव सरकार को प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट है खेलकूद। जहाँ पर क्रीड़ा प्रांगण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर ये सुविधाएं वरीयता आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि विद्यालयों में वो चाहे किसी भी स्तर के हों, चाहे प्राथमिक स्तर के हों, माध्यमिक स्तर के हों अथवा विश्वविद्यालय स्तर के हों, छात्रों को खेलकूद और क्रीड़ा स्थल की पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए। इन्होंने एक महत्वपूर्ण और सुझाव दिया था, वह था शैक्षिक ढांचा। इसके लिए उन्होंने 10+2+3 का फॉर्मूला दिया और कहा कि इसको अपनाना चाहिए, जिसमें 2 वर्ष का उच्च माध्यमिक स्तर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्कूलों में अथवा कॉलेजों में अथवा दोनों में हो सकता है दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस नीति ने लोगों के, छात्रों के विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम संचालित किए। इसको यह भी कह सकते हैं कि यह नीति भारत की या स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति है। इसका अगर हम सारांश रूप में देखें तो कह सकते हैं कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक संकल्प को पूरा करने, अध्यापकों के स्तर व प्रशिक्षण में सुधार करने, त्रिभाषा सूत्र को लागू करने, शिक्षा प्राप्ति का अवसर सभी को सुलभ कराने, प्रतिभाओं की खोज व उनका विकास करने, कार्य अनुभव व राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने, विज्ञान, कृषि व उद्योगों की शिक्षा व अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, परीक्षा प्रणाली को विश्वसनीय व वैध बनाने, अल्पसंख्यकों की शिक्षा को बढ़ाने
तथा महत्वपूर्ण है 10+2+3 के शैक्षिक ढांचे को संपूर्ण राष्ट्र में लागू करने जैसे अनेक संकल्प इस शिक्षा नीति में किए गए थे। तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।